चलिए इस लेक्चर में हम लोग जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो जो पिछला लेक्चर में पढ़े हैं हम लोग उसको थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, वो हम लोग उसको भी प्रॉपर्टी के अंदर में पढ़ेंगे। तो अब पहला प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे एसिड्स के बारे में। एसिड्स आर सावर इन टेस्ट। पहला प्रॉपर्टी पढ़े थे कि एसिड जो था वो क्या था, ये सब पिछले लेक्चर में पढ़े थे कि एसिड जो होता है वो टेस्ट में सावर होता है। तो ये भी साथ साथ ये भी बोले थे कि किसी भी केमिकल सब्सटेंस का टेस्ट करना बहुत ही डेंजरस साबित हो सकता है, इसलिए हम लोग एसिड और बेस को टेस्ट करने के लिए इंडिकेटर्स के यूज़ किए थे। इंडिकेटर्स क्या होता है कि इंडिकेटर्स जो वो भी एक केमिकल सब्सटेंस ही होता है जो एसिडिक और बेसिक मीडियम में अलग अलग कलर या ऑर्डर को शो करता है। तो पिछले लेक्चर में बोले भी थे कि दो सबसे इम्पोर्टेंट इंडिकेटर हम लोग का है, एक लिटमस और दूसरा मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज ये अक्सर पूछा जाता है, ये कलर्ड इंडिकेटर में पढ़े थे हम लोग। लिटमस क्या होता है कि एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। ये क्या होता है कि इसके पास ये कैपेसिटी होता है कि ब्लू लिटमस को क्या कर दे, ये रेड कर दे। और मिथाइल ऑरेंज क्या था, ऑरेंज कलर था, तो एसिड्स लिखो टर्न्स ऑरेंज मिथाइल ऑरेंज टू रेड। ये हम लोग का दो ही पढ़े थे, बाकी सब जो भी इंडिकेटर्स हम लोग पढ़े थे जो न्यूट्रल उसका कलर था और वहीं एसिड में भी कलर था। उसी तरह एक हम लोग ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के बारे में पढ़े थे, वो तो क्या था, क्लोव ऑयल। हम लोग को एनसीईआरटी 3 ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर दिया है। पहला क्लोव ऑयल को ले लेते हैं, दूसरा वैनिला और तीसरा ओनियन ऑयल। तो ओनियन ऑयल का जो एसिड में भी सेम स्मेल था, क्लोव ऑयल का एसिड चेंज द स्मेल ऑफ क्लोव ऑयल। जो न्यूट्रल मीडियम में जो इसका स्मेल होता है ना, वो उसके स्मेल के को क्या कर देता है, एसिड। जैसे ही हम लोग को क्लोव ऑयल में एसिड डालेंगे हम लोग, या एसिड में क्लोव ऑयल डालेंगे टेस्ट करने के लिए कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, तो उसमें हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि क्लोव ऑयल के स्मेल को क्या कर देगा, जो उसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है उसको ये एसिड चेंज कर देता है। चौथा प्रॉपर्टी, पांचवा देखो, एसिड्स आर ऑफ कोरोसिव नेचर। देखो एसिड जो होता है ना वो सब क्या होता है, कोरोसिव नेचर का होता है। इसका मीनिंग देखो क्या क्या हो सकता है। इसका मीनिंग पहला क्या होगा, इट प्रोड्यूस बर्निंग सेंसेशन व्हेन फॉल ऑन स्किन। क्या होता है कि जैसे कि एसिड विक्टिम्स के बारे में हम लोग सुनते हैं, तो किसी पे एसिड डाल दिया तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि जब कभी भी स्किन पे एसिड गिरता है तो हम लोग को बहुत ही बर्निंग सेंसेशन होता है, बहुत ही अधिक जलन टाइप का महसूस होता है। दूसरा देखो, अगर ये किसी क्लॉथ पे गिरे तो वो उसको उसमें क्या कर देता है, होल कर देता है। इट मेक्स होल इन क्लोथेस वेयर इट फॉल। ये जहां पे ये गिरता है ना उस जगह पे क्या कर देता है, होल कर देता है। तीसरा देखो, ये मेटल के स्ट्रक्चर को और स्टोन फ्रेमवर्क को भी ये इफेक्ट करता है।
इट इफेक्ट द मेटल स्ट्रक्चर, इफेक्ट द मेटल स्ट्रक्चर एंड स्टोन फ्रेमवर्क। स्टोन फ्रेमवर्क जैसे कि कोई बड़ा बड़ा क्या होता है, स्टोन होता है, उसको हम लोग चाहते हैं कि छोटा छोटा मतलब टुकड़ा में तोड़ दें, पीस कर दें, तो उसके लिए हम लोग को एसिड्स का यूज किया जाता है। जनरली HCl एसिड का यूज किया जाता है। तो इसके बारे में एक और हम लोग समझते हैं कि इसको स्टोर हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी स्टोन के मटेरियल में नहीं कर सकते, वो इसको भी इफेक्ट करता है, और ना ही किसी मेटल के कंटेनर में इसको स्टोर कर सकते हैं। इसीलिए क्या होता है कि कर्ड हुआ या नींबू का जूस हुआ, ये सब शरबत वगैरह होता है, कभी भी मेटल के कंटेनर में नहीं दिया जाता। ये हम लोग का एक इंटेक्स्ट क्वेश्चन भी है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, देखिए तो देखिए यहाँ पे ये डी था, ई में जो भी पॉइंट हो, देखो सीड्स, एसिड्स आर स्टोर इन, देखो इसको स्टोर करने के लिए हम लोग या तो ग्लास का कंटेनर यूज करेंगे या सेरामिक्स का यूज करेंगे। ये जो पॉट वगैरह जो बनता है ना, लकड़ी क्या होता है, मिट्टी का, उसका यूज करेंगे। स्टोर इन ग्लास एंड सेरामिक्स कंटेनर्स। ये था हम लोग को। अब देखिए हम थोड़ा रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, रिएक्शंस ऑफ एसिड्स। देखो पहला हम लोग पढ़ते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल्स, ठीक है, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल्स। तो जब कभी भी एसिड मेटल्स के साथ रिएक्शन करता है तो मेटल साल्ट प्लस H2 गैस बाहर निकलता है। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़े होंगे कि जिंक और H2SO4 HCl का जब रिएक्शन करवाए थे लोग, तो उसमें हाइड्रोजन गैस निकला होगा, और साथ साथ जब उसको हम लोग हाथ से टच कर रहे थे तो हम लोग क्या था, वो कंटेनर जो था, जिस कंटेनर में हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वो पूरा हीट हो गया था। इसका मीनिंग ये था कि वो वहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन था। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो देखिए इसका मतलब सभी मेटल्स जो होता है ना, वो एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता। जो भी मेटल रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में हम लोग पढ़े होंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब पढ़ रहे होंगे हम लोग, तो रिएक्टिविटी सीरीज में यहाँ पे लिखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज क्या था, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लैटिनम और गोल्ड। ये हम लोग का रिएक्टिविटी सीरीज था, रिएक्टिविटी सीरीज। थोड़ा ध्यान से देखिए, दिख रहा है ना सब, हाँ ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज था। रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता है कि इसका डिफिनीशन ही क्या होता है कि जो हम लोग मेटल्स का अरेंजमेंट करते हैं वर्टिकल कॉलम में, जिसमें क्या होता है कि जैसे जैसे ऊपर से हम लोग नीचे आते हैं, ऐसे अपवर्ड से डाउनवर्ड, तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स डिक्रीजेस। मेटल्स का रिएक्टिविटी क्या होता है, डिक्रीज करते जाता है। और ये हम लोग हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, तो इसको लेकिन मेटल के साथ इसलिए रखते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन को लॉस भी करता है और H+ आयन भी बनाता है।
तो ये देखो जो भी मेटल हाइड्रोजन से ऊपर है ना, ये सभी सिर्फ एसिड्स के साथ ज़्यादातर रिएक्शन करता है। जो भी ये कि ऐसा इसलिए कि इस एसिड्स में आगे चल के हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि एसिड्स के पास H+ आयन होता है। तो देखिए यहाँ पे कोई भी ये, इसका मीनिंग ये है कि जो कोई भी मेटल्स जो होगा, जब एसिड ये सिर्फ ऊपर वाले हाइड्रोजन से जो ऊपर वाला मेटल है उन लोग के साथ रिएक्शन करके ये मेटल साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देगा। तो देखिए अब देखो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, एक बात यहाँ पे नोट करके लिखो, यहाँ पे नोट कर लिख देते हैं, नोट रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स जो होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अमाउंट ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल टुवार्ड्स एसिड जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अमाउंट ऑफ H2 गैस रिलीज्ड। इसका मीनिंग ये है कि जो मेटल ये रिएक्शन से क्या हो, एसिड से जब रिएक्शन करेगा तो जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा ना उसमें ज़्यादा हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। जो कम रिएक्टिव होगा उसके केस में कम हाइड्रोजन गैस। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे जैसे सोडियम ले लें, मैग्नीशियम ले लेते हैं, जिंक ले लेते हैं, आयरन ले लेते हैं और एक कॉपर ले लेते हैं। ये तो सब रिएक्शन करेगा, लेकिन ये कॉपर रिएक्शन नहीं करेगा, क्या कि हाइड्रोजन से क्या है, नीचे है। अभी बोले हैं कि जो भी मेटल हाइड्रोजन के ऊपर है वो सब क्या होगा, हम लोग को साल्ट के साथ एसिड के साथ रिएक्शन करेगा। तो चलिए देखते हैं। तो इसको मिटा देते हैं। अगर सपोज करते हैं हम लोग कि हम लोग 4 कंटेनर लेते हैं, फर्स्ट, ये सेकेंड, ये हम लोग का थर्ड और ये हम लोग का फोर्थ कंटेनर हो गया। 4 कंटेनर हो गए। सब में हम लोग एसिड डाल देते हैं। सपोज करो कि HCl डाल दिए, सब में डाइल्यूट HCl, यहाँ लिख देते हैं डाइल्यूट। सब मीनिंग समझेंगे कि डाइल्यूट क्या होता है, कंसंट्रेटेड क्या होता है, जैसे जैसे हम लोग आगे चैप्टर बढ़ते जाएगा। डाइल्यूट HCl सब में वही है, ठीक है। और सब में हम लोग मेटल रखते हैं। जैसे कि मान लो कि इसमें हम लोग ये ले लो, ये सोडियम रखें, इसका एक एग्जाम्पल ले लो, इसमें हम लोग मैग्नीशियम रखते हैं, सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg। और इसमें सपोज करो हम लोग ये आयरन रख लेते हैं, आयरन Fe। और ये हम लोग रख लेते हैं, सपोज करो कि ये कॉपर रख लेते हैं, कॉपर CO, ठीक है। तो जब यहाँ पे अगर हाइड्रोजन गैस निकलेगा, सपोज करो ये हाइड्रोजन गैस है, बाहर निकल रहा है रिएक्शन के दौरान, तो ये सबसे अधिक, देखो सबसे ऊपर रिएक्टिविटी सीरीज में कौन है, ये है, तो सबसे अधिक इसमें निकलेगा। उसके बाद क्या है, मैग्नीशियम, देखो हाइड्रोजन से सबसे ऊपर है तो सबसे अधिक रिएक्टिव यही है, सबसे लेस रिएक्टिव गोल्ड होता है। दूसरा में मैग्नीशियम में हाइड्रोजन गैस इसमें भी नहीं इवॉल्व होगा, लेकिन थोड़ा इससे कम होगा। आयरन मैग्नीशियम से और नीचे है तो इसमें भी होगा, कम होगा। लेकिन यहाँ देखो कॉपर जो है वो हाइड्रोजन से नीचे है, तो ये रिएक्शन होगा ही नहीं, इसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व ही नहीं होगा। तो इस सबका रिएक्शन लिखते हैं, मेटल प्लस एसिड, सोडियम प्लस HCl, ये हम लोग का NaCl प्लस H2 गैस बाहर निकलेगा। इसको अगर हम लोग बैलेंस करना चाहे तो यहाँ पे 2 ऐड कर लो,
यहाँ भी 2 ऐड कर दो और यहाँ भी 2 ऐड कर दो, ठीक है। दूसरा हम लोग का मेटल ये मैग्नीशियम Mg प्लस HCl, तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, MgCl2 प्लस H2, ये हम लोग का बैलेंस हो गया। ये सोडियम क्लोराइड, ये मैग्नीशियम क्लोराइड। तीसरा हम लोग का क्या है, Fe प्लस HCl, तो FeCl2 और ये क्या हो जाएगा हम लोग का H2, ये क्या हो जाएगा हम लोग का फेरस। जब देखो वैलेंसी जब 2 होता है आयरन का तो उस समय हम लोग फेरस क्लोराइड पढ़ते हैं, लेकिन वही जब वैलेंसी 3 होता है तो उसको हम लोग फेरिक बोलते हैं। तो ये क्या होगा, ये फेरस होगा, फेरस क्लोराइड, या इसको हम लोग चाहें तो आयरन 2 क्लोराइड भी पढ़ सकते हैं, और ये हाइड्रोजन गैस है। ये सब एक्वस होगा, ये भी एक्वस होगा, और ये मेटल होगा, ये हम लोग का मेटल होगा। लेकिन चौथा एग्जाम्पल लेते हैं, कॉपर प्लस HCl, ये रिएक्शन होगा ही नहीं, नो रिएक्शन। ऐसा इसलिए कि ये यहाँ देखो, ये कॉपर जो है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करना है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़े हुए कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन ही मोर रिएक्टिव है इन कंपेरिजन टू द कॉपर, देयरफॉर कॉपर कांट बी एबल टू डिस्प्लेस द हाइड्रोजन फ्रॉम HCl। तो इसके लिए हम लोग के एक एक्सपेरिमेंट हम लोग को पढ़ना है कि हाउ वी आइडेंटिफाइड द गैस इवॉल्व्ड, H2 गैस इवॉल्व्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड एसिड। चलिए देखते हैं। चलिए एक्सपेरिमेंट फॉर रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड मेटल्स। चलो इसके लिए देखते हैं, यही एक्सपेरिमेंट हम लोग देखते हैं। थोड़ा हम लोग क्या करते हैं कि एक टेस्ट ट्यूब लो, ये टेस्ट ट्यूब हो गया, और इसमें हम लोग एसिड डालना। सपोज करो कि हम लोग H2SO4 डालें, इसको हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। आगे चल के सब हम लोग पढ़ेंगे कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा वीक एसिड है, सब मिलेगा हम लोग। और इसमें हम लोग जिंक डाल देते हैं। ये सपोज करो ये हम लोग का, ये जो डॉट डॉट बोल्ड बना रहे हैं ये हम लोग का जिंक है। तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि जब कभी भी मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस H2 गैस निकलेगा, ठीक है। अगर स्टेट्स का लिखना चाहो तो जिंक सॉलिड, और ये हम लोग का एक्वस, ये भी हम लोग का एक्वस, और ये हम लोग का गैस। तो सपोज करते हैं कि ये हम लोग का एक पाइप लगा देते हैं, ये हम लोग का ये गैस है, ये गैस इवॉल्व्ड बाहर निकल रहा है, और इस गैस को अब हम लोग क्या करते हैं कि सोप सॉल्यूशन में डाल देते हैं। ये देखो, ये हम लोग का ये सोप सॉल्यूशन, ये हम लोग का सोप सॉल्यूशन। तो जैसे ही हम लोग भी पहले घर में भी करते हैं कि सोप सॉल्यूशन में जब हम लोग एयर ब्लोन आउट करते हैं, यानी कि जब कोई पाइप लगा के हम लोग उसमें फूंकते हैं तो क्या होता है, एयर बबल्स बनता है। ये हम लोग का क्या बनता है, सोप बबल्स है, सोप बबल्स, ठीक है। और इस सोप बबल के पास हम लोग एक ये कैंडल ले लो, ये कैंडल है,
और ये हम लोग का बर्निंग कैंडल लेते हैं। ये एक बर्निंग कैंडल है, बर्निंग कैंडल, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग बर्निंग कैंडल को सोप बबल्स के साथ पास लेकर आएंगे तो हम लोग ऐसा ऑब्जर्व करेंगे कि जब ये ब्लास्ट होगा सोप बबल्स, तो ऐसा ऑब्जर्व करेंगे कि जो बर्निंग कैंडल जो होगा ना, वो क्या होगा, पॉप साउंड के साथ जलेगा। तो क्या लिख दे कि व्हेन वी टेक द burning candle near to the soap bubbles, then we observe that bubbles burst, फूटेगा, and candle burns with pop sound। कैंडल कैसे जलेगा, पॉप साउंड के पास साथ जलेगा। दिस साउंड सो दैट द इवॉल्व गैस इज हाइड्रोजन। तो दो बात याद रखेंगे हम लोग। पहला कि जब कोई भी एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो मेटल साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस निकलता है, और अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस इस बात पे डिपेंड करता है कि कितना रिएक्टिव एलिमेंट होता है। रिएक्टिविटी सीरीज में जो भी एलिमेंट या मेटल हाइड्रोजन के ऊपर होता है वही रिएक्शन करता है, बाकी सब रिएक्शन नहीं करता, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ें कि जे अगर पूछा जाएगा हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है ये प्रूफ करो, तो क्या करेंगे, उसके पास कोई भी बर्निंग सब्सटेंस को लेकर आएंगे, अगर वो पॉप साउंड के साथ जलने लगेगा, इसका मीनिंग ये है कि वहाँ पे जो गैस इवॉल्व हो जा रहा है वो हम लोग का हाइड्रोजन गैस है। अब नेक्स्ट जो लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे उसमें अब पढ़ते हैं कि रिएक्शन ऑफ एसिड विथ कार्बोनेट्स और मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ पढ़ते हैं। उसमें भी हम लोग को एक एक्सपेरिमेंट है, चलिए वो नेक्स्ट देखते हैं।